सर मेरा नाम श्वेता दाती जी, जैसा कि आप जानते हैं। सर मैं किशनगढ़ शहर की रहने वाली हूँ, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। सर मैंने अपनी 10th तक की एजुकेशन किशनगढ़ से ही ली है। उसके पश्चात सर मैंने 12th और अपनी जो कॉलेज एजुकेशन है वो बनस्थली विद्यापीठ से प्राप्त की है। सर मैंने कॉलेज एजुकेशन में सर मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया। ओके, कहाँ से किया आपने? आईटी में? सर मैंने बनस्थली विद्यापीठ से बीटेक किया। बीटेक? जी सर। कब हुई थी स्थापना वनस्थली की? सन 1935 में बनस्थली की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो पंडित हीरालाल जी शास्त्री जी द्वारा। हीरालाल जी शास्त्री? शास्त्री के बारे में कुछ बताइए। तो पंडित हीरालाल जी शास्त्री जी ने 1935 में बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की और साथ ही इन्होंने सर जीवन कुटीर नामक संस्था जो बनस्थली तो इन्होंने जीवन कुटीर नाम से इसकी स्थापना की थी। और ये उसके पश्चात सर इन्होंने वहाँ पे महिलाओं के लिए स्वावलंबी शिक्षा की काफी महिलाओं को स्वावलंबी शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने प्रयास किए। साथ ही में सर इन्होंने जो जयपुर प्रजामंडल है उसका पुनर्गठन किया था और सर जयपुर प्रजामंडल का विस्तार भी किया और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर अपना जीवन समर्पित। ओके, इमलता जी वीडियो ऑफ कर दो, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मॉक शुरू हो गया इसलिए। हाँ, जयपुर प्रजामंडल में इनका योगदान रहा है। प्रजामंडल क्या काम कर रहे थे राजस्थान में? जी सर। प्रजामंडल राजस्थान में किस कार्य को कर रहे थे? सर आपकी आवाज मुझे साफ नहीं थी, फिर से आप मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रजामंडल आंदोलन है, ये प्रजामंडल राजस्थान में क्या गतिविधियां कर रहे थे? ये लोग क्या काम कर रहे थे? सर प्रजामंडल आंदोलन जो है वह जो देशी रियासतों के द्वारा, जो शासकों के द्वारा एक अनुत्तरदायी पूर्ण जो व्यवहार किया जा रहा था जनता के साथ में, उसके प्रति जनता बहुत क्षुब्ध थी, काफी प्रताड़ित थी और सर उन्हें किसी तरह के अधिकारों की प्राप्ति नहीं थी। तो ऐसे में सर जन जागृति का कार्य और जनता के अधिकारों की मांग उठाने का कार्य देशी जो प्रजामंडल आंदोलन है उनके द्वारा किया गया। किसने की थी स्थापना जयपुर में? सर जयपुर में सर जमनालाल बजाज जी के द्वारा इसकी स्थापना, जमनालाल बजाज जी और पंडित हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ओके, जमनालाल बजाज का कोई विशेष योगदान? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उनके विशेष योगदान। ओके ओके ओके। अच्छा, एक सर्वेक्षण हो रहा है, एयरबोर्न राडार सर्वेक्षण, ये हवाई राडार सर्वेक्षण हो रहा है। आप बता सकते हैं कहाँ हो रहा है? अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा इसकी घोषणा हुई है। सर आप फिर से इसे रिपीट कर दीजिए एक बार प्लीज। आवाज आपको सुनाई दे रही है साफ? सर बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, इसीलिए मुझे स्पष्ट नहीं सुना। ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हवाई राडार सर्वेक्षण, हवाई राडार सर्वेक्षण, हाँ, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है कि ये हवाई राडार सर्वेक्षण किया जाएगा भारत सरकार द्वारा। आपने पढ़ा है इसके बारे में? सर मैंने नहीं सुना। नहीं पढ़ा है, ओके। अच्छा, राडार क्या होता है? राडार सर ये बेसिकली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए डिवाइस होती है और सर स्पेशली इसे डिफेंस सेक्टर में यूज किया जाता है जब किसी तरह का कोई प्लेन कोई भी क्या कैसी वेव्स होती है इसमें? रडार में किस प्रकार की वेव्स होती है? सर रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है। रेडियो वेव्स होती है। अच्छा, कहाँ यूज होता है इसका? तो जैसे एविएशन की फील्ड में भी यूज किया जाता है और एक और होता है सोनार, आपने पढ़ा हो तो बताएं। सर ये ध्वनि तरंगों को मेजर करता है, स्पेशली जो ओशंस हैं उनमें मतलब ध्वनि तरंगों के माध्यम से वेव्स को मतलब। गुड, राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। बी कॉन्फिडेंट, कहीं भी कोई आंसर आपका नहीं है जो आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हो।
अच्छा, ये बताएं कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है? जी सर। सर, महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को जो उनके अधिकारों की प्राप्ति है, उस अधिकारों का वे उपयोग कर पाएँ। क्योंकि सर हम देखते हैं कि महिलाओं को अधिकार काफ़ी मिले हैं, हमारे संविधान से भी और कानून भी काफ़ी बनाए गए हैं उनके लिए, काफ़ी योजनाएँ, लेकिन सर वह उनका उपयोग नहीं कर पाती अपने अधिकारों का। तो उन्हें अधिकारों का उपयोग करने की सक्षम और समर्थ बनाना मेरी नज़र में महिला सशक्तिकरण। महिलाएं अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रही है? सर, मैं ये नहीं कह रही कि सभी उपयोग नहीं कर पा रही हैं, पर काफ़ी हद तक जैसे, हमें देखने। ठीक है, ये बताइए कौन से अधिकार उपयोग नहीं कर रही? सर जैसे अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, तो सर कई बार हमें पितृसत्तात्मक जो सोच है हमारे समाज की, उसके लिए उन्हें काफ़ी दमित किया जाता है। कई महिलाएँ हैं जो पढ़ी-लिखी होने के बावजूद भी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, जबकि एक्ट है इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि उन्हें ओके, दबाया जाता है या किसी भी प्रकार से उन पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है परिवार और सोसाइटी के द्वारा। आपको लगता है कि हमारे समाज में अभी इतना महिला उत्पीड़न दिखता है आपको आसपास की? क्या सर? हमारे सामाजिक परिवेश में, हमारे हुँ। समाज में आपको क्या इस प्रकार का कहीं उत्पीड़न नजर आता है? सर, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहती हूँ एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से। सर जो हमारा बताइए। उनकी डेटा में सर अभी हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन भी ये चीज़ देखी है कि 67% क्राइम में इंक्रीज़ हुआ है, उसमें सर 30% योगदान डोमेस्टिक वायलेंस का था इंक्रीज़ होने में। तो सर ये ओके, डेटा मेरे ख्याल से सफीशिएंट है ये जानने के लिए कि हमारे डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत पराकाष्ठा है एक तरह से कि अभी भी एक जब हमारा इतना प्रगति कर रहा है देश, उसके बावजूद भी इस तरह की क्राइम्स महिलाओं के अगेंस्ट हो रहे हैं। और चलिए ये तो सर आपको, बहुत रिपोर्ट हुए ठीक है, हैं कि आप एसडीएम, मान लीजिए आप एसडीएम बना दिया जाता है आपको, तो आप सर डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? जी सर। सर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे मेरा सबसे पहला कर्तव्य होगा कि मैं जो भी अगर इस तरह की शिकायत आ रही है, उनको त्वरित निस्तारण करने की व्यवस्था हो और इस तरह से एक कुछ ऐप्स या कुछ पोर्टल्स डेवलप किए जाएँ जिससे कि महिलाएँ वहाँ पे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। और सर उसमें भी टाइम लिमिट डिसाइडेड हो कि उनकी शिकायत का जो निस्तारण वो उनकी शिकायत को सुना जाएगा कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और उसका निस्तारण भी कुछ समय के अंदर निश्चित होगा। साथ ही में सर एक अधिकारी के तौर पे मैं समाज से भी जुड़ी होंगी तो मेरा ये भी कर्तव्य है कि मैं महिलाओं के प्रति और जागरूकता फैलाऊँ। साथ ही में जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ हैं, एनजीओज़ वगैरह हैं, उनकी हेल्प लेके कुछ ऐसे अभियान भी मेरे द्वारा चलाए जा सकते हैं, जिससे कि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण या स्पेशली उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करवा सकूँ। और सर ऐसा एक गुड, उदाहरण। थैंक यू। जैसे आप क्या उदाहरण दे रहे हैं? सर मैंने ये पढ़ा था कहीं कि दौसा में एक सर साझा अभियान चलाया गया था। हम्म, हालाँकि वो अभियान बाल विवाह के अगेंस्ट चलाया गया था। उसमें प्रशासन, स्थानीय संस्थाएँ और एनजीओज़ वगैरह और कई अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल वगैरह सभी उसमें इंक्लूड थे और उन्होंने सर नुक्कड़ नाटक और पोस्टर्स वगैरह, प्रदर्शनियों के माध्यम से सर गाँव-गाँव में बाल विवाह की जो कुरीति है उसके अगेंस्ट में सर प्रचार आप किया था। वैसा ही कार्य महिला हिंसा उत्पीड़न के विरुद्ध आप करेंगे? सर, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था क्योंकि हमने प्रशासन के साथ समाज को भी इस क्षेत्र में जोड़ा है और जो महिलाएँ समाज का सबसे इम्पोर्टेंट अंग भी हैं, तो हमें समाज को भी साथ में इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, महिला हिंसा अधिनियम के बारे में बताइए। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो 2005 में लाया गया था, जिसमें हाँ, आवाज बंद होगी। सर इसमें घरेलू हिंसा की जो है कुछ डेफिनेशन भी दी गई है और घरेलू हिंसा करने पर महिलाओं के क्या अधिकार हैं और अगर दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए, इन सबके प्रावधान इसके अंदर क्या मेंशन। है बताइए, तो कुछ पढ़ा है आपने? सर ज्यादा मैं क्लियर नहीं हूँ प्रावधानों को लेके, मैं मतलब रिकॉल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सर इसमें ये है कि इन्होंने इसका क्राइटेरिया बढ़ाया। पहले सर इसमें सिर्फ फिजिकल अब्यूज करने को ही इन्होंने वायलेंस की कैटेगरी में डाला था, लेकिन अब सर अगर आप मेंटल टॉर्चर भी करते हैं, अगर मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है तो उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। साथ ही में पहले इसमें सिर्फ पति को ही एक दोषी के तौर पे माना जाता था, लेकिन अब इसमें सर इन्होंने सास या जो भी डिस्टिंक्ट रिलेटिव्स हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया है। और सर इसमें सर मैं गैस करना चाहूंगी, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद 2 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है और महिलाओं को इसमें सर निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान की जाती है। और सर बस मुझे इतना ही है। ओके, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान में कहाँ पे है?
सर निःशुल्क विधिक सहायता सर हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंदर उल्लेखित है कि जो लोगों को मतलब निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। नीति निर्देशक कौन सा तत्व- अनुच्छेद है ये? सर मैं गेस करना चाहूंगी शायद ये आर्टिकल था सर 40 में शायद। 40 में? सर सॉरी सर मैं 40 में तो शायद पंचायती राज नहीं नहीं। सर पंचायत जी सर मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ सर पंचायती राज का है सर सॉरी मैं नहीं रिकॉल शायद सॉरी सर। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है? जी सर नीति निर्देशक जो मौलिक अधिकार है सर वो वाद योग्य होते हैं। उनके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं जो नीति निर्देशक तत्व है सर वह वाद योग्य नहीं है। नीति जो मौलिक अधिकार है वह राज्य पे कर्तव्य जो मौलिक अधिकार है वह राज्य पे मतलब कुछ व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करते हैं मतलब जो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध और व्यक्ति के विरुद्ध। जो निर्देशक तत्व है वह राज्य को निर्देशित करते हैं कि उन्हें कैसे मतलब व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करना है या योजना मतलब जो भी कार्यक्रम है उनका राज्य के विरुद्ध अधिकार, इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये है कि अगर राज्य के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है तो व्यक्ति तो वह ना सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट जा सकते हैं राज्य के विरुद्ध। ओके, किस अनुच्छेद में? जी सर आर्टिकल 32 के तहत यह राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और हाई कोर्ट में? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। राइट। अच्छा, ये ज्यादा ब्रॉडर एरिया किसका है? 226 का है या 32 का है? सर जो इनमें कुछ बेसिकली जो आर्टिकल 32 और 226 में जो कुछ डिफरेंसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में कुछ अंतर बताते हैं। क्या अंतर है? इसमें सर ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है सर उसको अगर हम अगर शिकायत लेकर जाते हैं मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अगर हम शिकायत लेकर गए तो उसमें वो मना नहीं कर सकते। उनको उसके लिए उनको सुनवाई करनी होगी जबकि जो हाई कोर्ट्स हैं सर उनके द्वारा मना किया जा सकता है। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर चलो कोई नहीं, आगे बताइए। जी सर। और सर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार जो है वह संपूर्ण भारत में है जबकि राज्य जो है उनका क्षेत्राधिकार अपनी राज्य की जो सीमा है या राज्य संबंधित कानून है वहीं तक सीमित है। और आर्टिकल 32 के तहत हम सिर्फ मौलिक अधिकारों के तहत ही जा सकते हैं जबकि 226 में सर शायद अन्य विधिक अधिकारों की भी सुनवाई। राइट आंसर शायद मत लगे, अच्छा बोल रहे हैं, सही बताया। अच्छा, विधिक अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है? सर मौलिक अधिकार वे हैं जो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और विधिक अधिकार वे हैं जो संसद में विधि द्वारा स्थापित। क्या संविधान में कहीं पर विधिक अधिकारों का उल्लेख है? सर संविधान में है सर, जैसे अभी राइट टू जो प्रॉपर्टी है सर वो भी जो मतलब संपत्ति का अधिकार है वो भी एक विधिक अधिकार ही है सर। जो आर्टिकल वो कहाँ है संविधान में, आप बता पाओगे कहाँ है? सर आर्टिकल 300A में। राइट आंसर। तो संविधान में तो दोनों है, इसका मतलब मौलिक अधिकार। सर लेकिन ये है कि विधिक अधिकारों से मतलब ये है कि सर ऐसे तो सर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी हमें उन्हें प्रवर्तित करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए हमने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम भी बनाया है। तो सर ये इस तरह से विधिक अधिकारों का भी इसमें उल्लेख है, लेकिन सर वो संसद द्वारा बना के बाद में ऐड किए गए हैं। लेकिन मौलिक अधिकार हमारा संविधान जब बना था तभी हमें प्राप्त हुए थे। ओके, तो संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ था फिर? सर पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकारी था जो कि आर्टिकल 19G के तहत था, जिसे फिर हटा दिया गया सर। ओके, आर्टिकल 19 क्या है? सर आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें कुछ अलग अलग स्वतंत्रताएं उसमें मेंशन की हुई है। कितनी स्वतंत्रताएं हैं? सर 6 तरह की स्वतंत्रताएं उसमें। बताइए। सर पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, राइट। भारत में कहीं भी निर्बाध आवागमन करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति एवं व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता। और ये ई में हो गया। एफ में क्या है?
सर और मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ और ओके। अच्छा, किसी व्यक्ति को भारत से बाहर जाना है, जी सर। किस अधिकार का प्रयोग करते हुए जाएगा? सर आर्टिकल 21 के तहत। विदेश यात्रा का अधिकार 21 में। आर्टिकल अब 21। इसका एक बहुत ही फेमस मामला रहा है, बहुत फेमस एक केस लॉ हुआ है, बता सकते हो आपको कौन सा है? सर किस मामले में विदेश यात्रा के अधिकार को आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया? सर सॉरी सर मैं नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। अच्छा, ये महिला हिंसा अधिनियम के बारे में आपने थोड़ी बातचीत की है। जी सर। घरेलू स्तर पर पुरुषों के साथ जो हिंसा होती है वो भी शामिल है? जी सर, मतलब सही है सर। कुछ परिवारों में मतलब हमें परिवार में ये भी देखने को मिलता है सर कि पुरुषों को भी मतलब उतना मतलब कई बार प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं के द्वारा कुछ क्या इस तरह क्या उन पे ये एक्ट लागू होता है, उन महिलाओं पे? सर कहीं हाँ सर, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ कि ये इस तरह का एक लागू होता है, लेकिन हाँ सर अगर इनकेस अगर कोई फॉल्स रिपोर्ट मतलब करता आप ये मानते हो कि पुरुषों के साथ भी कहीं कहीं उत्पीड़न होता है? सर बिल्कुल सर, मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगी, पुरुषों के साथ भी उत्पीड़न होता है सर। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गया हाल ही में, जी सर। था ये? सर 8 मार्च को। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? सर सर एक्चुअली इसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड रहा है बताइए। सर। जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था सर, उसके अंदर सर कुछ महिलाओं को अधिकार इसमें प्राप्त हुए थे इस दिन। सर मैं एक्चुअली क्लियर इसके बारे में मैं थोड़ी सी मतलब रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ पूरी चीजों को, लेकिन सर महिलाओं को काफी अधिकार और रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के बाद या उसी सन के तहत कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ था। ओके ओके। अच्छा, क्या निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं? सर सॉरी सर, मैं नहीं रिकॉल। आपको याद नहीं आ रहा है? जी सर। ठीक है। अच्छा, क्या अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी होता है या सिर्फ महिलाओं के ही दिवस होते हैं? सर वैसे पुरुषों में ऐसे मुझे स्पेसिफिक डे नहीं, लेकिन हाँ फादर्स डे वगैरह तो हम मनाते ही हैं तो। वैसे तो मदर्स डे भी होता है। हाँ सर, मदर्स डे भी होता है सर। आपने स्पेसिफिक पुरुषों के लिए बोला तो उस हिसाब से। नहीं, कोई ऐसा दिन है जिसको कहा जाए कि इंटरनेशनल मेंस डे, जैसे इंटरनेशनल वीमेंस डे, क्या वैसा कोई इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है? सॉरी सर, अगर होता है तो मुझे नहीं आएगा। ओके ओके। अच्छा, ये 8 मार्च को महिला दिवस के अलावा एक और दिवस होता है। सर मुझे नहीं पता है। आपको जानकारी नहीं है? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, महिलाओं के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है? जी सर। सर आर्टिकल 14 में, सर आर्टिकल 14 में बात की जाए तो सर विधि के समक्ष समता महिलाओं के साथ भी सर। उसके अलावा आर्टिकल 15 के अंदर बात की जाए तो सर इसमें लिंग के आधार पर विभेद का भी प्रतिषेध किया गया है। वही आर्टिकल 15(3) जो है सर, उसमें यह प्रावधान है कि अगर महिलाओं और बच्चों के लिए अगर जो राज्य है अगर वो विशेष प्रावधान करना चाहे तो वह आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ओके। और 16 कौन सा? 16 में कौन सा? सर आर्टिकल 16 के अंदर सर, आर्टिकल 16 में सर 16(4) में शायद ऐसा था। ओके। 16(3) अच्छा, या 16। मोदी जी हाल ही में बांग्लादेश गए। जी सर। क्या कंटेक्स्ट है, क्या संदर्भ है? सर बांग्लादेश में अभी सर बांग्लादेश अपनी जो स्वतंत्रता है उसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। साथ ही सर वहाँ के जो नेता हैं शेख मुजीबुर रहमान जी, उनकी 100वीं वर्षगांठ है सर। और सर भारत की और बांग्लादेश के जो आपस में संबंध है उनकी भी 50वीं वर्षगांठ है। तो इसी उपलक्ष्य में मोदी जी वहाँ पे गए। एक कोई समुदाय है वहाँ पे जो जिसकी संख्या पश्चिम बंगाल में भी काफी है और पश्चिम बंगाल की राजनीति को प्रभावित करता है? सर मठुआ शायद राइट। मठुआ कम्युनिटी है। हाँ, मथुआ समुदाय। मठुआ समुदाय। ठीक है ठीक है। जी गौतम सर। नमस्कार सर। गुड इवनिंग। श्वेता दादी है सर हमारे साथ। हाँ हाँ श्वेता हाँ, दादी। गुड। जी नमस्कार या सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आपने बीटेक किया है? जी सर। अच्छा अच्छा। आपने आईटी से है? जी सर।
तो आईटी में तो बहुत ज्यादा स्कोप होता है बाहर की कंट्रीज में। जी सर। आपने उसमें अप्लाई नहीं किया अभी तक? सर एक्चुअली मेरा ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही सर मेरा एक लक्ष्य मैंने सिविल सर्विसेज में आने का निर्धारित कर लिया था। उसके पश्चात सर मैंने हमेशा से इसी को लक्ष्य लेके और इसी की तैयारी में अपना अपना डेडिकेशन रखा, इसलिए से मैंने आईटी सेक्टर। अच्छा, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसको। जी सर। मेरे सन के साथ जो है ना वहां पर जो है जयपुर में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था विकास श्रीवास्तव। जी सर। हाँ, और वो जो है अभी यूएस में है, उसकी वाइफ भी जो है ना वो यूएस में ही है, और दोनों वो उसके जो है ना विकास श्रीवास्तव की जो है ना पैकेज है 1.5 करोड़ के आसपास, एंड उसकी वाइफ जो है ना वॉलमार्ट में 3rd या 4th नंबर की ऑफिसर है, वहां की सीईओ के बाद में 4th नंबर। वो भी 1.5-2 करोड़ रुपए इनकम है उनकी, और वो जो है इतने जो है वहां के बहुत प्रभावशाली जो है ना उसमें से है। तो हम लोग वैसे मैं आप जो सोच रहे हो वैसा हम लोग भी सोचते थे पहले भी, हम लोग आज भी ऐसे ही लोग सोचते हैं पर, लेकिन इन कंपनीज में बहुत जबरदस्त फैसिलिटीज है। तो ये मेरे दिमाग में आया आईटी, क्योंकि मेरा सन का भी आईटी था और वो भी आउट ऑफ इंडिया ही है, तो उसी पॉइंट से मेरे दिमाग में आई थी कि आपसे ये जो है ये ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस में इतना प्रेशर बहुत है, इसमें प्रेशर इतना ज्यादा होता है आपके काम का कि अच्छे लोगों को बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है। एनी हाउ, चलो मैं फिर भी आपसे जो है वो तो मैं आई एम नॉट डिप्रेसिंग यू। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जो मुझे कह रहे हैं उसमें मेरा अच्छा ही है और उसमें डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है सर। अच्छा, एक विकास कौशल जो है ना कौशल विकास केंद्र कहाँ पर है जयपुर में, आपको ध्यान है क्या? इसका मकसद क्या है, इसको क्यों स्थापना की गई? सर मतलब सर ये जयपुर में किस जगह है सर, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ कौशल विकास केंद्र से मैं सर जहां तक अनुमान लगा पा रही हूँ ये स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ सेंटर्स बनाए होंगे जिसमें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि कुछ हाँ, ये बहुत पहले राजस्थान में झालाना एरिया में है, बहुत पहले ही इसकी स्थापना हो गई थी। और जैसा आप बता रहे हैं और जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है ना कौशल विकास केंद्र, उसी दृष्टि से यहाँ पर बनाया था, और वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में वहां पर इसकी ट्रेनिंग लेते हैं अभी भी। कौशल विकास केंद्र के बारे में युवाओं को पता नहीं है, तो अगर आप वहां का सीईओ लगा दिया जाए देन व्हाट विल यू डू? अभी भी जैसे आपको भी पता नहीं है कि कहाँ है, तो मैं आस्किंग दिस कि आप उसके लोगों को प्रोत्साहित करने या उसकी तरफ इनवाइट करने लोगों को वहां के लिए, वहां ट्रेनिंग लेने के लिए आप किस तरह से लोगों को जो है ना पब्लिसिटी करेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे, कैसे उसमें अट्रैक्ट करेंगे लोगों को? जी सर, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे अगर मुझे जो कि स्किल डेवलपमेंट सर जो प्रोग्राम हमारी सरकार चला रही है उसके लिए अगर मुझे ऐसी अगर मुझे इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है कि मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो सर इसके लिए मैं कई प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकती हूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर्स वगैरह, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि अखबार लगभग सभी पढ़ते हैं, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा सर आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सभी इस्तेमाल करते हैं, तो सर ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी सर इस तरह की कोई कैंपेन चलाई जा सकती है, या फिर और सर न्यूज चैनल्स वगैरह के माध्यम से इसका प्रसारण किया जा सकता है। साथ ही में सर कुछ एनजीओ वगैरह की हेल्प लेके सर स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी सर इसका इंडिविजुअल्स को मतलब भेज के और इसके बारे में जानकारी और अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, क्योंकि सर एक स्कूल और कॉलेज ऐसा माध्यम है जहाँ पे बच्चे अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं और उनको एक बेटर ऑप्शन मिलेगा अगर वहाँ पे उन्हें इस तरह की जानकारी प्राप्त हो। गुड गुड गुड। अच्छा, एक पाठ्य पुस्तक मंडल है वहीं पर ही, पाठ्य पुस्तक मंडल में अगर आपको सीईओ लगा दिया जाए, अभी जैसे क्या है कि वहां ना लगाकर वहां लगा दिया जाए, क्योंकि आप आईटी सेक्टर से है, और आपको कहा जाए कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आपको बुक्स जो है ना मार्केट में लानी है, तो आप क्या करेंगे फिर? सर अगर मुझे इस तरह मतलब उसमें लगाया जाता है, वहाँ अफसर राजस्थान गवर्नमेंट के अफसर ही लगते हैं उसमें पाठ्य पुस्तक मंडल में। जी सर। तो सर अगर मेरा सबसे पहले, क्योंकि नई शिक्षा नीति के हिसाब से अगर आप बता रहे हैं तो पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन होगा, तो सर जो बुक सेलर्स वगैरह हैं, जो प्रकाशन जो भी मतलब बुक सेल्स वगैरह करते हैं, तो सर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते होंगे इनके, क्योंकि सर मुझे ज्यादा डिटेल में इनके बारे में डिटेल में आपको अनुमान लगा सकती हूँ कि इस तरह की अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं उनसे कांटेक्ट करके उनके जो लीडर्स होते होंगे सर उनसे बात करके और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करवा सकती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको चलो इसमें इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो थ्रू पब्लिशर्स के उनको इनवाइट करता है,
मैं भी एक दफा मैंने भी पार्टिसिपेट किया था इसी तरह की कोई जो है वो 12th स्टैंडर्ड की बुक के लिए। मुझे जो है एक प्रोफेसर ने कहा कि हम दोनों लिखते हैं एनी हाउ, तो वो जो है ना पब्लिशर्स के थ्रू जो है ना कुछ बुक्स मंगवाते हैं। जैसे एक 12th की कोई साइंस की बुक है या किसी भी जो है ना उसकी बुक जो है ना ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, या किसी भी केमिस्ट्री की है, तो या आईटी की है, तो उसको जो है ना वो पब्लिशर्स के थ्रू जो है ना, जैसे हर प्रोफेसर 10 जो है ना पब्लिशर्स अपनी अपनी कॉपीज वहां रखते हैं और फिर वो एक निर्णायक मंडल के पास भेजते हैं उसमें से, और वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि इसमें से कौन सी बुक अच्छी है और ये जो है ना स्टूडेंट के लिए जो है ना कौन सी जो है ना उसको जो है ना फ्रूटफुल होगी या बहुत अच्छी जो है ना उनके लिए होगी। उसमें से फिर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के माध्यम से उसको सेलेक्ट करके और उसको स्कूलों में जो है ना मतलब ट्रांसफर किया भेजा जाता है। ओके सर। किसी विद्यालय में आपको जो है ना विश्वविद्यालय में आपको रजिस्ट्रार के पद पर लगा दें तो तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु आप क्या करना चाहेंगे फिर? जी सर, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर मुझे? हाँ सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि आप विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार लगा दिया है, रजिस्ट्रार भी गवर्नमेंट के ऑफिसर ही लगते हैं, और रजिस्ट्रार लगा दें तो आप तकनीकी शिक्षा के विकास को आप किस तरह से जो प्रोन्नत करेंगे, किस तरह से उसको जो है ना बढ़ाएंगे आप? जी सर, तो सर अगर सर सबसे पहला मेरा ये रहेगा प्रयास कि मैं वहाँ पे जो टेक्निकल लैब्स वगैरह जो हैं उनकी बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल हो, साथ ही में सर जो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं या जो भी मतलब विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जा सके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जा सके उनके लिए। गुड। ऑनलाइन एजुकेशन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, आपको कैसा लगता है इसमें? सर ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे ये है कि सर आप दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। शिक्षा के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, तो उसकी कॉस्ट कम आती है कि आप एक बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे। आज दूरस्थ बैठकर हम जिस तरह से बात कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन शिक्षा का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपका मुझे सानिध्य मिल पा रहा है और एक गाइडेंस मिल पा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन का ही फायदा है। और सर अगर नेगेटिव बात देखी जाए इसकी, तो सर नेगेटिव ये लगता है मुझे कि सर अभी भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं, लोगों के पास में डिजिटल साक्षरता का अभाव है, साथ ही में सर उनके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो सर कई बार जो इस तरह की जो बच्चे या परिवार हैं जो इस तरह की सुविधाओं को उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, कई बार सिर्फ संसाधनों के अभाव के कारण। तो सर ये कहीं ना कहीं गैप क्रिएट कर देता है। नहीं, लेकिन इससे जो ना एक तो जो है ना फील्ड में स्टूडेंट्स को उतना सारा नॉलेज हो पाएगा कि बिना फील्ड में, बिना कॉलेज, बिना स्कूल जो है ना उसके जाए बिना, अगर ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा तो फिर तो जो है ना वो लोग जो है ना वो एडिक्ट नहीं हो जाएंगे इसके? सर बात ये है कि सर ये बात सही है कि सर जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसमें आप ज्यादा अच्छे से बच्चों को ऑब्जर्व कर पाते हो, उनका अच्छे से मूल्यांकन कर पाते हो, उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी तौर तरीकों को आप अच्छे से, क्योंकि आप उन्हें मेजर कर सकते हो या इवेलुएट कर सकते हो। लेकिन सर आज जिस तरह से हमने एक पैंडेमिक वाला जो हमें माहौल देखा है, तो सर इसमें हम ऑनलाइन शिक्षा की जो महत्व है उसे नकार भी नहीं सकते। तो हमें हमारे साथ में हमेशा ऑप्शंस रखने चाहिए। और सर हाँ, गुड। अच्छा, आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, मैं सारी चीजें वो आईटी से पूछ रहा हूँ रिलेटेड थोड़ी सी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सुना है क्या आपने? क्योंकि आपको जनता से रूबरू भी होना पड़ेगा, आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कैलिबर भी सीखना पड़ेगा आप लोगों को जो है ना, तो फिर आप जो है ना उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सुना है क्या आपने? ये इसको किसने संचालित किया था सबसे पहले? हेलो, सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं जानता। अच्छा, गुड। अच्छा, द्विवेद शासन प्रणाली के बारे में भी आपने नहीं जानते होंगे? सॉरी सर। अच्छा, एक जो है ना विलियम जोन्स का नाम सुना है आपने? सर विलियम जोन्स का नाम सुना है मैंने, हिस्ट्री में सर मैंने पढ़ा था इनके बारे में। ये इसने क्या स्थापना की थी, कुछ पता है कि थोड़ा बहुत? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, चलिए, आपको जवाहर कला केंद्र में आपको सेक्रेटरी लगा दिया जाए तो आप तो जो है ना वो डांसिंग वांसिंग का भी आपको शायद इंटरेस्ट है, जहां तक मैंने देखा था कि आपका जो है ना उसमें, तो आप इसको किस तरह से जो है ना स्टूडेंट में, यंगस्टर में इसको जो है ना लोगों को ये करेंगे आप?
लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बनाओ, यहाँ ये फिल्में बनाना शुरू कीजिए। आप किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? यहाँ क्या आप जो है ना राजस्थान में फिल्म जो है ना मेकिंग का जो है ना इस तरह का विचार हो सकता है क्या, पॉसिबल हो सकता है क्या? बहुत ज्यादा अभी छोटे स्तर पर है, होती तो है यहाँ पर भी लेकिन कम है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? सर जो जवाहर कला केंद्र है वहाँ पे सर कई मैंने देखा है कि प्रदर्शनी वगैरह भी लगाई जाती है और उसके बारे में काफी प्रचार प्रसार करने के भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से अगर हम इस तरह का कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो सर हम प्रचार प्रसार करके जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं उनके माध्यम से मतलब उन तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाकर, साथ ही में सर इसके लिए एक अच्छा रोड मैप तैयार किया जा सकता है, जिससे कि जो फिल्म इंडस्ट्री या जो छोटे लेवल की जो मतलब लोग हैं उनके साथ में बैठ के सर एक अच्छा रोड मैप रेडी करके कि किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी हमें, अगर बढ़िया बेहतर फिल्म फैसिलिटीज वगैरह अगर फिल्मों को हमें प्रमोट करना है तो कैसी फैसिलिटीज हमें देनी चाहिए वहाँ पे, और किस तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह जो इसमें आपने है। वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज देखी थी क्या वहाँ पर? जी सर मैं एक बार गई हूँ जवाहर कला केंद्र, वहाँ पे मैंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह का और एक बार कुछ कल्चरल इवेंट था सर, वहाँ पे डांसिंग वगैरह से रिलेटेड ही था, तो सर वो फोक डांस से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम था तो मैंने वहाँ जरूर देखा। चलिए गुड, चलिए हम लोग बाद में। जी राजेश सर। नमस्कार सर। नमस्कार श्वेता जी। जी सर। ठीक है। आपको डांसिंग का शौक है? जी सर। तो मुझे आप बताइए नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई? जी सर अगर हम पौराणिक आधार पर देखें तो नृत्य जो है सर उसकी उत्पत्ति भगवान शिव से मानी जाती है। जो भगवान शिव का डमरू था सर उससे 14 सूत्र निकले थे जो 14 स्वर के रूप में माने जाते हैं और उन्हीं से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, और भगवान शिव जो है वो नटराज के रूप में नृत्य की उत्पत्ति का एक माध्यम है। और सर जो तांडव जो है, तांडव एक नृत्य की एक विधा है सर जी, वो भी भगवान शिव से ही उत्पन्न हुई है। और अगर हम सर हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर इसमें देखें तो सर हमें हमारे प्राचीन समय से ही हमें हमारी जो गुफाएं वगैरह हैं, जो हमें इस तरह की पुरातात्विक स्थल हैं, वहां से कई ऐसी प्रतिकृतियां देखने को मिली है, चित्र हैं जहाँ पे आकृति या जो नृत्य करते हुए लोगों की चित्र दर्शाए गए, जो कि हमें दर्शाता है कि प्राचीन समय से ही नृत्य जो है वो लोगों की जीवन शैली का एक हिस्सा रहा है। जी, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। जी सर, हड़प्पा सभ्यता जो है वहां से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति ऐसा अभी कुछ चर्चा चल रही थी बीच में कि वो मूर्ति पार्वती की मानी जाती है, पार्वती जो देवी होती है, आपका क्या कहना है? सर वैसे सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई चर्चा चल रही है क्या, लेकिन सर फिर भी माँ पार्वती ऐसे कहा जाता है कि जो लास्य जो है, जो लालित्य की भाव भंगिमाएं जो है वो माँ पार्वती से प्राप्त हुई है या उनके द्वारा उत्पन्न हुई है, तो सर हो सकता है ऐसा हो, लेकिन सर इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कथक की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? सर कथक जो है सर वो प्राचीन समय काफी पहले से सर, जब मतलब यहाँ पे सर काफी प्राचीन समय से सर, जब मंदिरों के समय से ही, जब भक्ति आंदोलन वगैरह का जब समय था, जब भजनों के माध्यम से मंदिरों में कथाओं के माध्यम से सर नृत्य को प्रदर्शित किया जाता था, तो कथक का तात्पर्य ये सर कथा को कहना, कथावाचक, तो जो भगवान के जो पौराणिक आख्यान होते थे उन्हें नृत्य के माध्यम से सर मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता था, तो यह सर काफी प्राचीन समय से कथक प्रचलित रहा है। कथक घराना कहाँ का माना जाता है? कथक घराना सर कथक की अलग अलग घराने हैं सर, एक है जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना और रायगढ़ घराना, 4 घराने इसके माने। आप जयपुर से हैं? जी सर, मैं किशनगढ़ की रहने वाली हूँ, अजमेर की पास। अच्छा, तो आप तो जयपुर घराने के कुछ कलाकारों के नाम बता दीजिए जो कथक से जुड़े हुए। सर भानुजी महाराज है, लच्छू जी महाराज है, अच्छन महाराज है, और आप प्रशासन में इस नृत्य की जो आपकी हॉबी है या इंटरेस्ट है, इसका कैसे यूज करें प्रशासन? सर नृत्य जो मैंने सीखा है सर, उसमें मैं स्वयं में कुछ व्यक्तिगत जो मेरी कुछ गुणों को मैंने अपने में डेवलप किया है, जो कि मुझे एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे सर। पहला ये कि सर जो मैंने कथक सीखा है उसमें मुझे सर काफी
कंसंट्रेट करना होता था, क्योंकि काफी लय ताल के साथ में आपको अपना सामंजस्य बिठाना होता है, तो आपको काफी फोकस्ड रहना होता है, और एक प्रशासक का भी कर्तव्य है कि वो काफी फोकस्ड होकर अपने कार्यों को पूरा करे। सर दूसरा इसमें एक जुगलबंदी का कंसेप्ट आता है, उसमें सर नर्तक और जो तबला वादक है उन्हें आपस में जुगलबंदी के साथ में तालमेल बिठाना होता है, और जो प्रशासक है सर उसे भी डिफरेंट डिफरेंट विभागों में अपने जो स्टाफ है उनके साथ में बेहतर सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना आना चाहिए। सर मुझे लगता है मुझे वो भी गुण इससे डेवलप हुआ है। साथ ही में सर एक एक्टिव और एनर्जेटिक मैं अपने आप को हमेशा महसूस करती हूँ डांस करते टाइम पे। तो सर एक प्रशासक के तौर पे हमेशा मुझे एक्टिव और एनर्जेटिक बनने का एक गुण मुझे डेवलप हुआ, और ये मुझे काफी हेल्प करेगा। चलिए, आपने वनस्थली विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है? सर 1935 में पंडित हीरालाल जी शास्त्री जी ने वनस्थली विद्यापीठ की जीवन कुटीर के नाम से स्थापना की थी। सर प्रारंभ में ये महिलाओं को स्वावलंबन की शिक्षा देने के लिए एक संस्था थी, लेकिन आगे चलकर सर इसमें कई एकेडमिक कोर्सेज वगैरह भी स्टार्ट हुए और ये वनस्थली विद्यापीठ के नाम से फेमस हुआ। सर यहाँ पे महिलाओं की शारीरिक के साथ बौद्धिक विकास अर्थात सर्वांगीण विकास पे इसमें ध्यान दिया जाता है, और यह मुख्यतः पंचमुखी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे 5 अलग अलग तरीके की शिक्षाओं पर फोकस किया जाता है ताकि एक सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। भारतीय मोनालिसा के बारे में सुना आपने? भारतीय मोनालिसा? जी सर। बताइए। सर बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ऐसा क्यों? सर मोनालिसा अपने आप में नारी सौंदर्य की एक बहुत खूबसूरत प्रतिकृति, और वहीं बनी ठनी जो है वह भी अपने आप में नारी सौंदर्य का बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। बस इनमें एक डिफरेंस हो जाता है कि मोनालिसा जहां बिल्कुल सादगी को दर्शाती है, वहीं जो बनी ठनी का मतलब ये है कि एक सजी दजी स्त्री कितनी खूबसूरत लग सकती है, तो बनी ठनी से नहीं, और भी महिलाएं रही है, जैसे मारू का नाम सुनते हैं, और भी कई महिलाएं जो सौंदर्य का प्रतीक रही है भारत में या राजस्थान में, तो बनी ठनी ही क्यों? सर इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता मुझे कि बनी ठनी ही क्यों। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, आप किशनगढ़ से हैं, तो किशनगढ़ नाम कैसे पड़ा आपके शहर का? जी सर किशनगढ़ की स्थापना जो है महाराजा किशन सिंह जी द्वारा की गई थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम किशनगढ़। और सर अच्छा, राजस्थान का ठिकाना था क्या किशनगढ़? सर एक रियासत थी किशनगढ़। चलिए, आपने इतना बताया, तो मुझे बताइए अजमेर का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ? सर 7वें चरण में अजमेर का राजस्थान में विलय। अच्छा, अजमेर के प्रमुख कौन थे उस वक्त? सर हरिभाऊ उपाध्याय जी मुख्यमंत्री थे उस समय। अच्छा, आपने बीटेक किया है? जी। अभी बताइए, अभी जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनके प्रचलन में इतनी बाधा क्यों आ रही? बड़े लेवल पे क्यों नहीं चल पा रहे? सर इसके लिए जो प्रॉपर बैटरीज वगैरह की जरूरत होती है, उसमें सर लिथियम का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है उसमें लिथियम का होता है इस्तेमाल, और सर अभी हमारे भारत में लिथियम के उतने भंडार पाए नहीं गए। हालांकि भारत ने इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ में, वहाँ लिथियम के काफी अच्छे भंडार है। तो सर इसकी काफी संभावना है कि भविष्य में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलेंगे। वही साथ ही में सर इसकी जो बैटरी स्टेशन है उनको डेवलप करने के लिए काफी बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो सर अभी वो पूरी तरह डेवलप होने में उसको थोड़ा सा समय लगेगा। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी गौतम सर। हेलो। हाँ श्वेता जी, जी आपसे जो है मैंने कोई सवाल नहीं किया था, मैंने तो आपसे डिस्कशन किया था। सारे जनरल क्वेश्चन मेरे सारे डिस्कशन वाले थे, और ऑलमोस्ट आपने सारे क्वेश्चंस का यूं या सारे डिस्कशंस आपके पॉजिटिव थे। सबसे बढ़िया बात मुझे अभी लगी आपकी कि आपने राजेश जी के साथ जो डिस्कशन किया था ना, कथक की जो ना एक जिसकी ट्यूनिंग जो आपने बताई थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे। उसका कारण क्या है कि आदमी को यही चाहिए कि आप जो है ना अपने जो है ना अधीनस्थ स्टाफ से या आप लोगों से किस तरह से काम लेंगे, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपने ये एक दिन मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था
कि अगर आपको जो है इस तरह से हैकड़ी बना के आप एसडीएम है और मैं डीएस से बात नहीं करूंगा, या उससे जो है ना पुलिस वाले से बात नहीं करूंगा, या इरिगेशन वाले से नहीं करूंगा, या पीएचडी से, उसको खुद को आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। काम आपको निकालना पड़ता है। तो आप कहीं दूसरे के पास भी अगर जाना पड़े तो जाना चाहिए। तो सबसे बढ़िया बात यह कि आपके कथक में जो आपने स्टेटमेंट को ट्यूनिंग इसको देकर आपने जो ये दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड होल योर प्रेजेंटेशन इज गुड। लेकिन आप थोड़ा सा अभी और स्टडी आपको इस आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं और इसमें डांसिंग के बारे में भी पूछा जाता है। एंड आप यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हैं अभी? नहीं सर, अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं प्रिपरेशन में हूँ। हाँ, तो आप जो है ना अपने जो है ना आपके रिलेटेड हो सकता है कि आईटी रिलेटेड कुछ पूछा जाए, आप डांसिंग वांसिंग के बारे में पूछा जाए। चलिए, और उसके लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपको, बेस्ट विशेस, आई विश फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी राजेश सर। जी श्वेता जी, आपने ये ऐसा होता नहीं है कि सभी प्रश्नों के उत्तर हर कोई दे पाए सटीक आंसर, लेकिन आपने लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, कुछ मैं इसमें एक दो जगह थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। जैसे कथक की शुरुआत मैंने पूछी तो आपने उसके घराने बताए, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो कथक है वो महाभारत काल से चला आ रहा है। तो इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए तो आप महाभारत शब्द यूज लें। ठीक है, पौराणिक आख्यानों में महाभारत से शुरू माना जाता है। और आप देखिए मोनालिसा किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो देखिए मोनालिसा की पेंटिंग है। आपका सटीक आंसर ये होता कि मोनालिसा एक पेंटिंग है और बनी ठनी भी क्या है, पेंटिंग है। और बाकी जो मैंने आपसे जैसे मारू का नाम लिया, अन्य जो महिला पात्र रहे हैं हमारी कथाओं में, उनकी कोई पेंटिंग ऐसी मिलती नहीं है। पेंटिंग के रूप में आपके मोनालिसा कहा जा सकता है इसको, बनी। थैंक यू सर। और इस क्वेश्चन पे सर एक्चुअली मुझे भी काफी डाउट था और मुझे इसका आंसर सटीक मिल भी नहीं रहा था, और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इसको क्लियर कर दिया, अभी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आप किशनगढ़ से हैं तो ध्यान रखिएगा, इस पे एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। जी सर। तो उसके बारे में थोड़ी और आप जानकारी बढ़ा लें। एक आपने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रचलन में जैसे लिथियम की बाधा आ रही, मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। जैसे आपने कुछ रीजंस बताए कि लिथियम के भंडार नहीं है और आने वाले समय में इसका स्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, लेकिन ध्यान रखिए लिथियम जो बैटरी होती है उसको चार्ज होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, समय भी लगता है। तो इसमें अभी प्रचलन में इतनी बाधा है कि चार्जिंग पॉइंट्स बना भी दिए जाए तो भारत में इतनी बड़ी संख्या में जो इलेक्ट्रिक वाहन अगर आ भी जाते हैं तो उनके चार्ज होने में समय लगेगा। तो ये भी आप एक चीज जोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके उत्तर बहुत सटीक और बहुत अच्छी भाषा शैली आपकी, वाक्य संरचना और धैर्य के साथ आपने उत्तर दिए, बहुत अच्छा लगा। तो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत आपको बधाई, और ऐसा ही प्रदर्शन आप इंटरव्यू में रखें। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। जी नमस्ते सर। नमस्ते। थोड़ा सा देखें, दो पार्ट में अगर करें। जी सर। पर्सनालिटी पार्ट और नॉलेज पार्ट। जी सर। पर्सनालिटी पार्ट में थोड़ी सी घबराहट नजर आती है, ज्यादा नहीं उसको कवर किया है, पर थोड़ा सा ट्राई करें कि और कवर कर लें उसको। शब्द चयन और भाषा शैली के बारे में आपको सर बता चुके हैं। अच्छा है, सबसे अच्छी बात है कि आपके फेस पे जो आप एक नेचुरल वे में स्माइल रखते हैं, ये एक बढ़िया बात है, माहौल को अच्छा बनाए रखेंगे। एक क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन था कौशल विकास का, गौतम सर ने पूछा था, डायरेक्ट उसका आंसर दिया था, जबकि उसका आंसर में आपको आ नहीं रहा था वो, तो आप उसके लिए पहले सॉरी बोले, सॉरी सर। और अगर आप लगाना है तो उसके लिए ले लीजिए कि सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगी। डायरेक्ट अनुमान लगाया था तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, पहले आप अनुमान के लिए परमिशन ले लीजिए। जी सर, जी सर। बाकी एक जगह आपने बोला था डिफरेंट, ये वर्ड कहीं यूज किया था आपने, तो उसके बजाय हिंदी शब्द बोले भिन्न भिन्न, वो ज्यादा उचित रहेगा। हालांकि टेक्निकल टर्म्स हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, पर कोशिश करें कि जो सामान्य शब्द हैं वो हिंदी के अच्छे शब्द हो तो ज्यादा आपका उत्तर और प्रभावी बनेगा। जी सर। नॉलेज पार्ट पे आ जाते हैं। वहां आपने हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज वाला जो प्रश्न था, इसमें आप पूरा आपने इसको तैयार नहीं किया है, इसको कर लीजिए।
जानकारी ले लीजिए। जी और सर। प्रजामंडल वगैरह डिटेल में पढ़िए, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, उसके संबंधित प्रावधान, इनको और अच्छा तैयार करें। जी सर। महिला हिंसा अधिनियम जो है इसको थोड़ा रीड आउट भी कर लीजिए। देखिए, कोई भी शब्द आप अगर बोलते हैं तो उस शब्द से क्वेश्चन बनता है, तो आप जी सर। शब्दों का प्रयोग करते समय सावधान रहें कि आप किस जी सर। बोलने जा रही है, और अगर बोलने जा रहे हैं तो डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जी सर बिल्कुल। जैसे एक निःशुल्क विधिक सहायता की अपनी बात हुई थी, हाँ तो सर। खातून मामला था, हुस्न आरा खातून मामला, उस ओके सर। आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, ओके सर। है ना। और जो एक और था मामला जिसमें विदेश यात्रा का मैंने आपसे पूछा था, वो मेनका गांधी मामला है, बहुत चर्चित मामला रहा है। जी सर, मेनका गांधी मामला 1978 का है। जी सर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने के अधिकार को आर्टिकल 21 का पार्ट माना है, तो जीवन के अधिकार में शामिल है। जी सर। इस तरह से एक 8 मार्च को महिला दिवस आता है, तो जी इसकी सर। शुरुआत अमेरिका से हुई है, रूस से नहीं हुई है। ओके सर। समानता को लेकर एक आंदोलन था, इक्वेलिटी को लेकर जी सर। थी, वेतन को लेकर, सैलरी को, तो पुरुषों को ज्यादा सैलरी थी, महिलाओं को कम थी, तो फिर महिलाएं सड़कों पे आंदोलन पे आ गई, और अमेरिका, फिर यूरोप और देन अन्य देशों में चला गया। तो इसकी ओके सर। आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर। अंतर्राष्ट्रीय गुर्दा दिवस होता है, किडनी डे, ओके ओके। आप ध्यान रखें। और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस होता है। 19 नवंबर। हाँ, 19 नवंबर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो इस तरह से कुछ फैक्ट्स हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इनको आप ध्यान रखें, थोड़ा हाँ को और अच्छा तैयार करें, नीति जी मौलिक अधिकार, इनको। तो जी सर। बाकी ओवरऑल मेरे पार्ट में आपका परफॉर्मेंस एवरेज, लगभग एवरेज रहा है, उसको ना मैं बहुत अच्छा कहूंगा ना बुरा कहूंगा, और एवरेज था। और आई होप कि अगली बार आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ जी उपस्थित। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।